Hello students, I am Dr. Meenu Arvind Agrawal, Associate Professor, Department of Psychology, RD Government Girls College, भरतपुर। मैं आज आपको इंटेलिजेंस यानी बुद्धि के विषय में बताऊंगी। मनुष्य आज श्रेष्ठतम प्राणी बुद्धि के कारण ही समझा जाता है। कुछ व्यक्ति जन्म से ही प्रखर बुद्धि वाले अथवा मूर्ख हुआ करते हैं। प्रखर बुद्धि वाले व्यक्ति मूर्ख व्यक्तियों की अपेक्षा शिक्षा से अधिक लाभ उठाते हैं। अतः कहा जा सकता है कि बुद्धि वंशानुक्रम पर आधारित होती है, परंतु दूसरी ओर इसके विकास के लिए उपयुक्त वातावरण की भी आवश्यकता होती है। बुद्धि में कोई एक गुण नहीं होता है, बल्कि बुद्धि अनेक गुणों का समुच्चय है। अतः किसी भी व्यक्ति को बुद्धिमान या बुद्धिहीन तब तक नहीं कहना चाहिए जब तक कि उसके व्यवहार में निहित बुद्धि के अनेक गुणों का परीक्षण न किया जाए। बुद्धि को प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता, बल्कि उसके प्रभावों को ही देखा जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि बुद्धि एक परिकल्पनात्मक यानी हाइपोथेटिकल शक्ति है। बुद्धि का व्यक्ति बहुधा उपयोग विभिन्न समस्याओं को समझने और उनका अधिगम करने में तो करता ही है, परंतु बुद्धि का उपयोग जीव अपने दैनिक जीवन की छोटी मोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी बातों को समझने और उनके प्रति अनुक्रिया करने में भी करता है। इस संबंध में पहले हम कुछ और कहें, इससे पहले बुद्धि का अर्थ और स्वरूप समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ परिभाषाएं जो बुद्धि के अर्थ को समझाने के लिए बहुत प्रचलित हैं उन पर चर्चा करूंगी। स्टर्न ने 1914 में कहा कि नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है, यानी इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एडजस्ट वन सेल्फ टू अ न्यू सिचुएशन। ये किसने कहा? विलियम स्टर्न ने 1914 में। टर्मेन ने 1921 में कहा अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है, यानी कि टर्मेन ने क्या कहा? इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली। वेशलर के अनुसार, वेशलर ने 1944 में कहा बुद्धि व्यक्ति की शक्तियों का वह समुच्चय या सगोलीय क्षमता है जिससे व्यक्ति ध्येयपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के प्रति प्रभावपूर्ण समायोजन करता है। वेशलर के अनुसार 1944 में इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी टू एन इंडिविजुअल टू एक्ट purposefully, to think rationally and to deal effectively with his environment. गैरेट 1946 के अनुसार बुद्धि उन समस्याओं को हल करने की योग्यता है जिनमें ज्ञान और प्रतीक के उपयोग की आवश्यकता होती है, जैसे शब्द, अंक, रेखाचित्र, समीकरण, सूत्र आदि। The abilities demanded in the solution of problems which require the comprehension and use of symbols, that is words, numbers, diagrams, equations, formulas, etc. हेबर और फ्रायड 1975 के अनुसार शीघ्र अधिगम अथवा अधिगम धारणा की योग्यता ही बुद्धि है। Intelligence is sometimes described as the ability to learn quickly and to retain learning. इस प्रकार जो आपको मैंने अभी परिभाषाएं बताई उसके आधार पर कहा जा सकता है कि बुद्धि एक प्रकार की योग्यता तथा योग्यताओं का संयोगीकरण है जिससे व्यक्ति विवेकशील तथा अमूर्त चिंतन कर सकता है, ध्येयपूर्ण क्रियाएं कर सकता है, ज्ञान और संकेतों से युक्त अधिगम कर सकता है तथा नई परिस्थितियों में प्रभावपूर्ण समायोजन कर सकता है। जब हम किसी व्यक्ति को होनहार,
निपुण या समझदार कहते हैं, तो इस प्रकार कहकर हम व्यक्ति की बुद्धि के किसी न किसी पक्ष को व्यक्त करते हैं। मनोविज्ञान विषय को लोकप्रिय बनाने में बुद्धि संबंधी अध्ययनों का योगदान बहुत अधिक रहा है। फिर भी इसके स्वरूप के संबंध में आज भी मनोवैज्ञानिकों में एक मत नहीं है। यही कारण है कि कहा जाता है कि बुद्धि वह है जो बुद्धि परीक्षणों द्वारा मापी जाती है। अब बात आती है बुद्धि के मापन की। तो मानव बुद्धि की परिभाषा एक कठिन कार्य है। जब तक सर्वमान्य परिभाषा का प्रतिपादन अभी तक नहीं हो पाया है। अधिकांश मनोवैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि बुद्धि अनेक संबंधित योग्यताओं का मिलाजुला रूप है। बुद्धि के इस प्रत्यय को स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि बुद्धि अनेक संबंधित योग्यताओं का समूह यानी क्लस्टर है, जैसे वाचिक ग्राह्यता, शब्द पटुता, अंक और गणितीय योग्यता, स्थान या क्षेत्र संबंधित योग्यता, स्मृति योग्यता, तार्किक योग्यता, प्रत्यक्षपरक योग्यता और निर्णय लेने और निर्णय के अनुसार कार्य करने की योग्यता आदि। इस प्रकार बुद्धि कोई एक योग्यता ही नहीं है। बुद्धि को अति संक्षेप में समझाते हुए कहा जा सकता है कि उद्देश्य को लेकर निश्चय करने वाली योग्यता या वृत्ति का नाम बुद्धि है। अब हम बुद्धि के सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, जिसको यूनिफैक्टर थ्योरी कहा जाता है, इसका प्रतिपादन बिने ने किया सर्वप्रथम। दूसरा द्विकारक सिद्धांत यानी टू फैक्टर्स थ्योरी, इस सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन रहे, जिनके अनुसार बुद्धि में दो कारक हैं जो अथवा सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। एक तो सामान्य मानसिक योग्यता और दूसरी विशिष्ट मानसिक योग्यता। तीसरा प्रतिदर्श सिद्धांत यानी सैम्पलिंग थ्योरी, इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉमसन ने 1955 तक जो रहे थे उन्होंने किया। थॉमसन ने अपने प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत के विरोध में किया था। थॉमसन ने इस बात का तर्क दिया कि व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, परंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित है। अगला समूह कारक सिद्धांत यानी ग्रुप फैक्टर थ्योरी, इस सिद्धांत के प्रतिपादक थर्स्टन है। थर्स्टन का यह सिद्धांत बुद्धि का एक महत्वपूर्ण और मात्रात्मक सिद्धांत है। थर्स्टन का नाम इस सिद्धांत के अतिरिक्त इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि उन्होंने फैक्टर एनालिसिस विधि को विकसित किया। थर्स्टन ने इसी विधि की सहायता से बुद्धि के कुछ समूह कारकों का पृथक्करण किया। थर्स्टन का यह सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। इसके अतिरिक्त थर्स्टन ने अपने कारक सिद्धांत के आधार पर निम्न 7 मौलिक मानसिक योग्यताओं का पता लगाया, जैसे वाचिक योग्यता, संख्यात्मक योग्यता, स्थान या क्षेत्र प्रेक्षण योग्यता यानी स्पेशियल एबिलिटी और एबिलिटी टू विजुअलाइज स्पेस रिलेशनशिप, और प्रत्यक्षपरक योग्यता, स्मृति योग्यता, तार्किक योग्यता, शाब्दिक योग्यता आदि। अगला सिद्धांत है पदानुक्रमिक सिद्धांत यानी हायरार्किकल थ्योरी। इस सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन के विचारों के समर्थक रहे हैं। इसमें वर्नन का नाम प्रमुख है। इस सिद्धांत में क्रमबद्धता के आधार पर सामान्य मानसिक योग्यता के मुख्य 2 वर्ग बताए गए हैं। प्रथम वर्ग में बुद्धि के प्रैक्टिकल, मैकेनिकल, स्पेशियल तथा फिजिकल कारक है, और द्वितीय वर्ग में वर्बल, नंबर, एजुकेशनल आदि कारक है। फिर है अगला सिद्धांत गिलफोर्ड का सिद्धांत, गिलफोर्ड्स थ्योरी, जिसका कि प्रतिपादक गिलफोर्ड खुद हैं। गिलफोर्ड ने 3 मौलिक मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि की संरचना का वर्णन किया, और वे 3 हैं। नंबर 1 ऑपरेशन, नंबर 2 कंटेंट और नंबर 3 प्रोडक्ट। इनके आधार पर उन्होंने
120 छोटे क्यूब्स हैं, ऐसा एक मॉडल बताया, और इनके आधार पर व्यक्ति व्यवहार उसकी बुद्धि का पता लगता है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति अखबार पढ़ता है तो अखबार पढ़ने में 3 ऑपरेशन काम में आते हैं: संज्ञान, स्मृति और मूल्यांकन। कंटेंट में अखबार के शब्द और प्रोडक्ट में अखबार में पढ़े जा रहे समाचारों के संबंध में अनुमान लगाना है। तो इस प्रकार से गिल्डफोर्ड ने अपने सिद्धांत को बताया। ये सभी मैंने आपको यहाँ संक्षेप रूप में बताए। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक सिद्धांत को अलग से एक एक वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।